एक आर्टिकल हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे। तो जैसे आप लोग बीएससी 1 के या कहीं भी एनालिटिकल ज्योमेट्री जो 3 डायमेंशन का हम लोगों ने स्टडी जो किया है उसमें लाइन का इक्वेशन 2 फॉर्म में आता है। एक तो सिमेट्रिकल फॉर्म में कि कोई एक पॉइंट दे दिया गया अल्फा बीटा गामा और उसका डायरेक्शन कोसाइन या रेशियो दे दिया गया, तो x माइनस अल्फा बाई एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा बाई एम इक्वल टू जेड माइनस गामा बाई एल, यह उस लाइन का इक्वेशन हो गया। और एक और उसका नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन होता है, यानी कोई एक प्लेन हमने लिया और फिर दूसरा प्लेन लिया, तो ये दोनों प्लेन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। यानी वो एक लाइन पे वो दोनों प्लेन, कोई एक प्लेन आया या दूसरा प्लेन, तो एक लाइन पर इंटरसेक्ट करेगा। तो यदि 2 प्लेन के इक्वेशन को एक साथ जब हम लिखते हैं तब वह 2 प्लेन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वह एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से मिलता है। वही स्थिति आपका कर्व का भी है। हमको 3 डायमेंशन में यहाँ कर्व की स्टडी हम कर रहे हैं, तो कर्व के इक्वेशन भी 2 फॉर्म में आएंगे। एक तो हमारा जो पैरामीट्रिक फॉर्म है जिसका कि हम लोगों ने किया है, और कर्व का दूसरा फॉर्म जो होता है वो हमारा यदि 2 सरफेस हों, जैसे 2 प्लेन हैं तो इसके इंटरसेक्शन से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लेकिन यदि 2 सरफेस हो, सपोज करके हमारा कोई एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस हमारा ये है, तो जब ये दोनों सरफेस इंटरसेक्ट करेंगे तो एक कर्व मिलेगा, हमको एक कर्व मिलेगा। इन दोनों सरफेस को जब एक साथ लिखेंगे तो हमारा इस कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने ये देखा कि यदि कोई कर्व का इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन, सिमेट्रिकल मीन्स पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन यदि दिया है, तो हमारा आर का लेंथ के टर्म में था एक्स आई इक्वल टू एक्स आई एस, तो उसका भी किसी भी पॉइंट पर ऑस्कुलेटिंग प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे ये देखा गया। फिर दूसरा देखा गया कि उसी को यदि आर का लेंथ के टर्म में उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे चेंज कर लें, तो उसको भी हम लोगों ने चेंज किया। अब हमको यहाँ ये देखना है कि यदि हमारा कर्व का इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में नहीं दिया है, 2 सरफेस के इंटरसेक्शन में दिया है, तो जैसे हमारा एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमको ये कर्व मिल गया, एक कर्व मिल गया। अब इस कर्व का कोई एक पॉइंट लें और इस पॉइंट पर हमको ऑस्कुलेटिंग प्लेन का इक्वेशन लिखना हो, तब हम कैसे ऑस्कुलेटिंग प्लेन को डिटरमिन करेंगे, यही इस आर्टिकल में हमको करना है कि 2 सरफेस के इंटरसेक्शन से यदि कर्व का इक्वेशन दे और तब उस पर कोई एक पॉइंट दे दे, तो उस पॉइंट पर हमारा कैसे निकलेगा ऑस्कुलेटिंग प्लेन, यही हमको इस आर्टिकल में डिटरमिन करना है। अब उसके प्रोसीजर को आप देखें। हम क्या करते हैं कि कोई भी एक सरफेस का इक्वेशन ले लिया, जैसे हमारा f1 x1 x2 और x3 इज इक्वल टू 0। तो जब x1 x2 x3 ये 3 डायमेंशन में एक पॉइंट लें और इसके टर्म में जो ये रिलेशन आता है वो एक सरफेस को रिप्रेजेंट करता है 3 डायमेंशन में, तो हमारा 3 डायमेंशन में यह एक सरफेस आ गया। और दूसरा हमारा सरफेस है उसको f2 ले लिया, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। ये 2 सरफेस आ गए, एक सरफेस हमारा f1 और दूसरा सरफेस हमारा f2, ऐसा दे दिया गया। अब आप क्या कर लें कि यदि कोई एक पैरामीटर लें और उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये f1 जो हमारा कैलकुलस में पार्शियल डेरिवेटिव होता है उसमें ये नियम आता है कि f1 x1 x2 x3 इसका फंक्शन है और इसको पैरामीटर t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये x1 का फंक्शन है, तो ये हमारा f1 का x1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव यानी डेल f1 बाई डेल x1 और फिर dx1 बाई dt ऐसा आएगा। और फिर ये प्लस x2 का भी है, तो डेल f बाई डेल x2 और dx2 बाई dt प्लस x3 का भी फंक्शन है, तो डेल f x3 डेल f बाई डेल x3 और dx3 बाई dt। तो वही रूल इसमें लगा है
तो यह डेल F1 अपान डेल x1 और dx1 बाई डी टी, यह है प्लस डेल F1 बाई डेल x2 और dx2 बाई डी टी और प्लस डेल F1 बाई डेल x3 और dx3 बाई डी टी इक्वल टू 0। ये यहाँ से मिल गया। अभी हमने निकाला क्यों, इससे हमको मिला क्या कि अब आप देखें कि कोई आपका ये सरफेस आपका यह एक दिया गया, यह एक सरफेस है और इस सरफेस का कोई एक पॉइंट लिया गया है। इस पर यदि आप टेंजेंट ड्रा करें, टेंजेंट, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स आई है, तो इस टेंजेंट का जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो dxi बाई ds, यानी dx1 बाई ds l, dx2 बाई ds m, dx3 बाई ds n। लेकिन dx1 बाई dt ये डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा, तो हम dx1 बाई dt इसका डायरेक्शन रेशियो, टेंजेंट का डायरेक्शन रेशियोज a, और dx2 बाई dt डायरेक्शन रेशियोज b, और dx3 बाई dt ये डायरेक्शन रेशियोज c। ये किसका, टेंजेंट का, क्योंकि हमको ये पता है टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन हम लोगों ने लिखा, तो dx1 बाई dt डायरेक्शन रेशियोज हुआ टेंजेंट का, dx2 बाई dt डायरेक्शन रेशियोज हुआ टेंजेंट का, ऐसे dx3 बाई dt डायरेक्शन रेशियोज हुआ टेंजेंट का। यानी टेंजेंट को 3 डायमेंशन में कर रहे हैं तो डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन तीनों आएगा और डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी ये आता है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो टेंजेंट लाइन है, इस टेंजेंट लाइन का डायरेक्शन रेशियोज हमको मालूम है dx1 बाई dt, dx2 बाई dt और dx3 बाई dt। अब आप देखें यह dx1 बाई dt ये डायरेक्शन रेशियोज इस टेंजेंट का ये हो गया, और dx2 बाई dt इसी टेंजेंट का डायरेक्शन रेशियोज b हो गया, और dx3 बाई dt इसी का डायरेक्शन रेशियोज c हो गया। डायरेक्शन कोसाइन को एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और डायरेक्शन रेशियोज को ए बी सी इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि टेंजेंट का ये डायरेक्शन रेशियोज है। अब आपको ये पता है कि यदि 2 लाइन हो, एक का डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1 हो और दूसरे का a2 b2 c2 हो, और यदि ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाए तो इसका रिलेशन होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। यानी यदि 2 लाइन के डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइन का प्रोडक्ट जैसे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये 0 आ जाए, तो जो लाइन जिसका डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 है और जिस दूसरे का L2 M2 N2 है वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तब आप देखें यहाँ ये dx1 बाई dt और dx2 बाई dt और dx3 बाई dt ये डायरेक्शन रेशियोज है एक लाइन का। किस लाइन का, जो एक्स आई पर टेंजेंट है, क्योंकि dxi बाई dt किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियोज नहीं होता है, टेंजेंट का होता है, उस पॉइंट पर टेंजेंट का। तो ये टेंजेंट का डायरेक्शन रेशियोज हो गया। अब आप देखें डेल f1 बाई डेल x1 और यह डेल f1 बाई डेल x2 और डेल f1 बाई डेल x3। तो यदि इसको a1 b1 c1 ले और इसको a2 b2 c2 ले तो यह a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। इट मीन्स जिस लाइन का डायरेक्शन रेशियो dx1 बाई dt, dx2 बाई dt और dx3 बाई dt है, उसके परपेंडिकुलर लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा डेल f1 बाई डेल x1 और डेल f1 बाई डेल x2 और डेल f1 बाई डेल x3। ये चीज सिर्फ हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि जो डेल f1 बाई डेल x1 है और डेल f1 बाई डेल x2 है और डेल f1 बाई डेल x3 है, वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। यानी इसके परपेंडिकुलर लाइन का डायरेक्शन रेशियो या डेल f1 बाई डेल xi ये लिखा। अब इसी को 1 करेंगे तो डेल f1 बाई डेल x1 आ गया, डेल f1 बाई डेल x2 और डेल f1 बाई डेल x3। ये हमारा किसका डायरेक्शन रेशियोज हो गया,
तो इस पॉइंट पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसी को नॉर्मल कहते हैं। यानी इसके पी पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन का ये डायरेक्शन रेशियो जा गया ये हमको। अब इसी को शार्ट में हम लिख लेते हैं डेल F1 बाई डेल एक्स आई, और यह एक्स डॉट आई इज इक्वल टू 0। इस बात को समझे, ये डेल F1 तो सब में वही है, और यह 1 है 2 है 3 है, इसीलिए यह केवल आई जाएगा। तो यह डेल F1 बाई डेल एक्स 1 करेंगे, और यह x1 तो ये पहला हमको मिल जाएगा। इसी को t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव का मतलब डॉट, तो हमको ये 1 रखा तो पहला है, जब 2 रखेंगे तो डेल F1 बाई डेल x2 इंटू एक्स डॉट 2, तो यही x डॉट 2 है। ऐसे प्लस डेल F1 बाई डेल x3 और dx3 बाई dt, यानी x डॉट 3, ये हमको मिल गया। तो ये जो हुआ वो आपका टेंजेंट का डायरेक्शन रेशियो है, और ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो ये उसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। तो जैसे हम ये चीज पहले सरफेस के लिए पाएंगे वैसे ही हम दूसरे सरफेस के लिए भी पाएंगे। तो दूसरा जो सरफेस आएगा उसको हम केवल अंतर ये हो जाएगा कि हमारा डेल F2 हो जाएगा, ये भी x1 x2 का है, तो डेल F2 बाई डेल x1 और dx1 बाई dt, ये केवल F1 की जगह F2 हो गया, प्लस ये x2 का पी फंक्शन है, तो डेल F2 बाई डेल x2 और dx2 बाई dt, प्लस डेल F2 बाई डेल x3 और dx3 बाई dt, ये आ गया हमारा। इस तरह से कर लिया। तो जब इस तरह से कर लेंगे तो हमारा जो रिलेशन पहले सरफेस के लिए आया वही हमारा डेल F बाई डेल एक्स आई, और यह x डॉट आई इज इक्वल टू 0। ये हमने इसको इक्वेशन 1 ले लिया, ये इक्वेशन 1 लिया। अब ये डेल F1 बाई डेल x1, डेल F1 बाई डेल x2, डेल F1 बाई डेल x3, और ऐसे ही F2 के लिए ये इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होगा। तो हमको नॉर्मल की जरूरत क्या है कि इसको हम निकाले हैं। तो अब उसको प्रोसीजर जो हमारा है उसको एक बार आप समझे कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो जैसे देखें हमारा कोई एक सरफेस है, पहला सरफेस है, और ये दोनों सरफेस है, और ये दोनों सरफेस के इंटरसेक्शन से यह लाइन मिला है। ये लाइन नहीं कर्व मिला है, क्योंकि प्लेन रहता है तो स्ट्रेट लाइन आता है, और जब सरफेस है तो हमारा एक कर्व मिलेगा। यही सरफेस जब प्लेन हो जाएगा तो कर्व स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो इस तरह से ये अभी समझे कि हमको क्या करना है, तो टोटल प्रोसीजर उसके लिए हमें समझेंगे कि ये क्यों किया जा रहा है। तो अभी हमारा यह एक सरफेस आ गया, ये दोनों सरफेस इसके इंटरसेक्शन से ये लाइन मिल गया, और इसी पर कोई एक पॉइंट है, और उसी पॉइंट पर हमको ऑस्कुलेटिंग प्लेन निकालना है। तो हम क्या कर लें कि जो यह पॉइंट है, जो ये कर्व मिला, इस कर्व पर जो ये पॉइंट आया, तो ये कर्व चूंकि यह एक सरफेस है और इसी से ये कर्व मिला है, एक कर्व मिला है, तो आप क्या कर लें कि जो ये पॉइंट है इसी पॉइंट पर इस सरफेस का टेंजेंट प्लेन है, यानी इस कर्व के इस सरफेस पर एक टेंजेंट प्लेन ले लिया। तो ये टेंजेंट प्लेन है, तो ये टेंजेंट प्लेन लिया, और वैसे ही जो दूसरा सरफेस है, एक कर्व तो दोनों के इंटरसेक्शन तो दोनों पर है, तो अब इसका भी टेंजेंट प्लेन, तो इसका टेंजेंट प्लेन स्ट्रेट लाइन, और इसका भी टेंजेंट प्लेन स्ट्रेट लाइन। तो जो ये दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से हमको मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और वो स्ट्रेट लाइन जो आपका ये कर्व है उसी का ये स्ट्रेट लाइन ऐसे हमको मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले सरफेस से भी एक टेंजेंट प्लेन और दूसरे से भी टेंजेंट प्लेन, और दोनों टेंजेंट प्लेन का जो इंटरसेक्शन होगा वो स्ट्रेट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन जो हमारा ये कर्व है इसी कर्व के पॉइंट पर आया। तब हम क्या करेंगे कि जो यह प्लेन है और जो ये प्लेन है, दोनों के इंटरसेक्शन से जो ये लाइन मिला, तो एक लाइन से पास करने वाले इनफाइनाइट प्लेन होंगे। और हमको ये मालूम है कि यदि एक प्लेन है हमारा S1 इक्वल टू 0 और दूसरा प्लेन है S2 इक्वल टू 0, तो दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जो लाइन मिलता है उस लाइन से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन है S1
प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0। यानी दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक लाइन मिले, तो अब ये दोनों के इंटरसेक्शन से एक लाइन मिला, इस लाइन से तो इनफाइनाइट प्लेन ड्रा किए जा सकते हैं। तो इससे पास करने वाले जो इनफाइनाइट प्लेन होंगे उसका इक्वेशन क्या होगा, तो पहला प्लेन प्लस लेमडा, दूसरा प्लेन इक्वल टू 0। ये हमारा प्लेन में आ चुका है, जहां हमें एनालिटिकल ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं प्लेन चैप्टर उसमें आया हुआ है, तो इसका हम प्रयोग करने जा रहे हैं। तब आप देखें कि यह सरफेस और इस पर टेंजेंट प्लेन लिया, यह सरफेस इस पर टेंजेंट प्लेन लिया, ये दोनों टेंजेंट प्लेन एक स्ट्रेट लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा। तो जब एक टेंजेंट ये स्ट्रेट लाइन पे इंटरसेक्ट किया, तब चूंकि इस स्ट्रेट लाइन से इनफाइनाइट प्लेन ड्रा किए जा सकते हैं, तो इस प्लेन का इक्वेशन पहला टेंजेंट प्लेन प्लस लेमडा दूसरा टेंजेंट प्लेन इक्वल टू 0। अब इसमें जो इनफाइनाइट प्लेन जो ड्रा किए जा सकेंगे, वही प्लेन ऑस्कुलेटिंग प्लेन कब हो जाएगा, जब वो जो कर्व आया इसके साथ यदि वो 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रख दे वो प्लेन, तो वही हमारा ऑस्कुलेटिंग प्लेन हो जाएगा। यानी हम क्या करते हैं कि कोई भी हमारा एक पॉइंट है और वो पॉइंट से जैसे हम जो डिफिनीशन ऑस्कुलेटिंग प्लेन का किया, तो अब आप समझ लें कि हमारा ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट से कर्व ऐसे है और कर्व ऐसे है, ये इस फॉर्म में कर्व है जो इस पॉइंट से होकर के इधर और इसे इधर। अब इसका एक पॉइंट ले लिया, इसका एक पॉइंट ले लिया और ये तीनों पॉइंट से होता हुआ प्लेन लिया। अब ये पॉइंट थोड़ा और पास आ जाए, तब इन तीनों से होता हुआ प्लेन लिया। अब ये दोनों जब यहाँ आ जाए, तब जो प्लेन का पोजीशन होगा वही हमारा ऑस्कुलेटिंग प्लेन होता है। तो यानी ऑस्कुलेटिंग प्लेन की स्थिति में जो 3 पॉइंट हैं वो कोइंसाइड कर जाएंगे। तो जब 3 पॉइंट एक साथ एक पॉइंट पर जब मिल जाए, तब वही हमारा 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। तो जब 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, तो होता क्या है कि वो इक्वेशन उस पॉइंट पर 0 हो जाए, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव उस पॉइंट पर 0 हो जाए, सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाए, लेकिन थर्ड डेरिवेटिव 0 न हो। तब हम क्या करेंगे कि इन्हीं कंडीशन का यूज करते हुए हम टोटल प्रोसीजर को समझ लें, कैलकुलेशन आसान है। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसको हमारा समझाने का एक प्रयास है, और आप केयर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हमारा यह एक सरफेस था, ये दूसरा सरफेस था, इसके इंटरसेक्शन से एक कर्व मिला। अब हमने क्या किया कि इस कर्व का जो पॉइंट P है, इसी P पर हमने इसका टेंजेंट प्लेन ले लिया। इसी P पर इस सरफेस का पॉइंट P है, उस पर टेंजेंट प्लेन लिया, और ये कर्व इस सरफेस पे है दूसरे पर भी, तो उसी P पर ये भी टेंजेंट प्लेन। तो P से यह भी टेंजेंट प्लेन और P से ये भी टेंजेंट प्लेन, 2 टेंजेंट प्लेन हो गया। तब इसके इंटरसेक्शन से स्ट्रेट लाइन मिला, और वो स्ट्रेट लाइन P से होके जा रहा है, क्योंकि ये भी टेंजेंट प्लेन P से होके गया, P पर ही टेंजेंट प्लेन पहले सरफेस का और P पर ही टेंजेंट प्लेन दूसरे सरफेस का। तो दोनों प्लेन का जो इंटरसेक्शन हुआ वो स्ट्रेट लाइन हुआ, और वो P से होके जा रहा है। तो ये कर्व पर P है और ये स्ट्रेट लाइन भी P से होके जा रहा है। अब इस स्ट्रेट लाइन से पास करता हुआ इनफाइनाइट प्लेन हमको मिलेंगे, उसका इक्वेशन पहला प्लेन जो P से पास किया, और प्लस लेमडा दूसरा प्लेन जो P से पास किया, और तब ये जो प्लेन आया वो प्लेन जो इस कर्व के साथ 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रख ले, तब वो जो 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेगा तो वो प्लेन हमारा ऑस्कुलेटिव प्लेन हो जाएगा। ये हमारा टोटल वर्क है। तो अब आप देखें कि हमको ठीक है कि हम P पर जो P है उस P पर पहले सरफेस पर भी टेंजेंट प्लेन निकालें, और जो दूसरा सरफेस है उस पर भी टेंजेंट प्लेन निकालें। लेकिन इस टेंजेंट प्लेन को निकालने के लिए हमको ये del F1 बाई del xi और del F2 बाई del xi इसकी जरूरत क्या है। तब आप क्यों जरूरत है उस चीज को मैं आपको एक बार बता रहा हूं। x1 x2 x3 से पास करने वाले प्लेन का जो इक्वेशन होता है वो आपका x1 माइनस x1, ये आपका करंट कोऑर्डिनेट है और यह एक पॉइंट है। तो ये आता है a1
ए फार्मूला जो आप जानते हैं, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। ए एक्स वन वाई वन जेड वन से पास करता हुआ प्लेन का इक्वेशन होता है। अब इसमें ए बी सी क्या है कि ए बी सी जो ये प्लेन है उस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है। यानी किसी प्लेन का इक्वेशन लिखना हो, वो जिस पॉइंट से पास करे उसका यहाँ कोऑर्डिनेट लिख दे, और यहाँ ए बी सी की जगह जिस प्लेन का लिखना उसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ये हम लिख दें। तो जो यह पी पर जो टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन लिखना है, तो ए x1 x2 x3 से पास करने वाला प्लेन हो जाए, और जो यह ए बी सी है जिस प्लेन का इक्वेशन लिखना है उसके नॉर्मल का ही डायरेक्शन रेशियो। इसीलिए टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी की जगह है। ठीक है, ये तो ऐसा हम करेंगे। इसीलिए ये पहले सरफेस के भी ये टेंजेंट का डायरेक्शन रेशियो और ये उसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हो गया। इट मीन्स जो पहला प्लेन हुआ टेंजेंट प्लेन, यानी टेंजेंट प्लेन एट P इज इक्वल टू एक्स आई इज, अब देखें जो फार्मूला हुआ वो आपका x1 माइनस x1, यहाँ A1, तो A1 आपको टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन लिखना है, इसलिए इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो A है। तो इसीलिए इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो जो हमने दिखाया कि डेल F1 बाई डेल x1, डेल F1 बाई डेल x2 और डेल F1 बाई डेल x3। तब यहाँ से यह डेल F1 बाई डेल x1 और यहाँ से यह डेल F1 बाई डेल x2 और यह x2 माइनस x2 प्लस डेल F1 बाई डेल x3 और यह x3 माइनस x3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा जो यह P जो x1 x2 x3 जो पॉइंट है, ये जिसका कोऑर्डिनेट है, इसके टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन, उस पॉइंट से टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन है। अब ये टेंजेंट प्लेन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह ए बी सी A1 A2 A3 की जो वैल्यू है वो जो प्लेन का नॉर्मल ये होता है उसी प्लेन का होता है। तो चूंकि ये टेंजेंट के ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसलिए इस टेंजेंट से पास करने वाला जो प्लेन होगा वो टेंजेंट प्लेन। तो यानी हमारा यह क्या आ गया, P पर पहले सरफेस का जो टेंजेंट प्लेन हुआ, जैसे हमारा ये कोई पॉइंट हमने यह कर्व लिया है, तो एक कर्व है तो इसका पहले के साथ टेंजेंट प्लेन होगा, और ये कर्व है तो दूसरे के साथ टेंजेंट प्लेन होगा। तो एक टेंजेंट प्लेन और दूसरा टेंजेंट प्लेन, इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा वो स्ट्रेट लाइन। तो यही हमने पहले का टेंजेंट प्लेन ऐसा लिख लिया। तो इसी को शार्ट में जब आप लिखेंगे तो डेल F1 बाई डेल xi और यह xi माइनस xi इज इक्वल टू 0। ये हमारा xi से पास करता हुआ टेंजेंट प्लेन हो गया पहले सरफेस के लिए, और वैसे ही दूसरे सरफेस के लिए करेंगे उसी पॉइंट से, इसी P से टेंजेंट प्लेन पहले सरफेस का और इसी से दूसरे सरफेस का। तब हमारा यह x1 माइनस x1, x2 माइनस x2, x3 माइनस x3 ये तो रहेगा ही, केवल अब दूसरे सरफेस के टेंजेंट का नॉर्मल। तो दूसरे सरफेस का हमारा डेल F2 बाई डेल x1, डेल F2 बाई डेल x2, डेल F2 बाई डेल x3। तो उसी को शार्ट में लिखेंगे तो टेंजेंट प्लेन एट PXY विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सरफेस। ये जो पहला सरफेस है उसके लिए हमको ये आया। अब सिमिलरली टेंजेंट प्लेन
एट पी एक्स आई, अभी एक्स आई दिया, इसका मतलब x1 x2 x3 ये आएगा एक्स आई विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड सरफेस, तो सेकेंड सरफेस के लिए वही F2 हो जाएगा, तो सेकेंड सरफेस के लिए F2 आ गया। तो इसी को शार्प में ये डेल F2 बाई डेल x1, डेल F2 बाई डेल x2, डेल F2 बाई डेल x3 और शार्प में करेंगे तो यह डेल F2 बाई डेल xi और यह xi माइनस xi इज इक्वल टू 0। तो अभी तक हमने क्या किया, पहले इक्वेशन में हमने देखा, तो ये हमने देखा कि टेंजेंट के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, क्योंकि टेंजेंट का जब इक्वेशन लिखेंगे तो ये नॉर्मल का चाहिए, तो इसलिए पहले हमने ये दिखाया कि डेल F1 बाई डेल एक्स आई और डेल F2 बाई डेल एक्स आई ये डायरेक्शन रेशियोज हुआ नॉर्मल का, पॉइंट पी के ये नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज हुआ, क्योंकि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 दे रहा है, ये परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन है। तो इस तरह से अब हमने एक P पर एक प्लेन का इक्वेशन लिखा और P पर ये दूसरे सरफेस का लिखा। अब दोनों के इंटरसेक्शन से जो लाइन मिलेगा, इस लाइन से पास करता हुआ प्लेन का इक्वेशन पहला प्लेन प्लस लेमडा दूसरा प्लेन इज इक्वल टू 0। अब उस चीज को लिखें, तो नाउ इक्वेशन ऑफ द प्लेन passes through the line obtained by intersection of tangent planes at P del F1 by del xi minus xi is equal to 0 and del F2 by del xi minus xi is equal to 0 each। P पर पहला टेंजेंट प्लेन का पहले सरफेस के रिस्पेक्ट में ये आया टेंजेंट प्लेन, और दूसरे सरफेस के रिस्पेक्ट में ये आया, और जब दो टेंजेंट प्लेन होंगे तो उसके इंटरसेक्शन से एक लाइन मिलेगा, उस लाइन से पास करता हुआ प्लेन का इक्वेशन पहला प्लेन प्लस लेमडा दूसरा प्लेन इज इक्वल टू 0। तो पहला हमारा आ गया डेल F1 बाई डेल xi और यह xi माइनस xi पहला प्लेन प्लस लेमडा डेल F2 बाई डेल xi माइनस xi इज इक्वल टू 0। तो ये 1, इसके बाद से हमने 2 लिख दिया, 2 लिखा। तो अब ये पहला प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है, और दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक लाइन मिलेगा, तो इस लाइन से एक प्लेन नहीं जाएगा, इनफाइनाइट प्लेन। तो इस इनफाइनाइट प्लेन में जो प्लेन 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रख लेगा वही एस्कुलेटिंग प्लेन हो जाएगा। तब हम क्या करें कि इससे 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लें, यानी इस प्लेन में लेमडा अननोन है, लेमडा की वैल्यू को जब रखते जाएंगे तो प्लेन हमारा बदलता जाएगा, तो लेमडा की वो वैल्यू निकालें जिससे ये प्लेन 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखे, और जब 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेगा तब लेमडा की जो वैल्यू आएगा उसको जब इसमें रखेंगे तो वह प्लेन होगा
जो 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेगा, और 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखने वाला प्लेन ही ऑस्कुलेटिंग प्लेन हो जाएगा। यानी लैम्डा की जिस कंडीशन को लेकर के वैल्यू निकालते हैं उसको जब उसमें रखेंगे तो उसी को सेटिस्फाई करने वाला वो प्लेन होगा। तो लैम्डा की वैल्यू यदि 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रखे तब लैम्डा को निकालेंगे, तब वो लैम्डा की वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो ये वो प्लेन होगा जो 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेंगे। और जब ये 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रख लिया तब यही प्लेन हमारा क्या होगा, जो इनफाइनाइट प्लेन में हुए उसमें वो प्लेन जो 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रख दिया वही हमारा ऑस्कुलेटिंग हो गया। तब यह 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखे, ये हमको दिखाना है। तो 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेगा और किस पर, पी पर, जो एक्स आई है उस पर। तो ये तो हमारा इसमें क्या किया कि ये पहला आया, इसमें अब एफ डैश निकालें, इसका पहला डेरिवेटिव, फिर दूसरा डेरिवेटिव, क्योंकि जब थर्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेगा तो वो जो इक्वेशन आया वह 0, और फिर उस पर हम फर्स्ट डेरिवेटिव 0 और सेकंड डेरिवेटिव 0। तो ये वैल्यू हम निकालेंगे, इसकी जरूरत हमको पड़ेगी आगे, तो हम जहाँ जरूरत होगी उसको फिर हम इसको लिखेंगे इक्वेशन 1, इसको हम लिखेंगे, आगे हमको जरूरत पड़ेगी। तो अभी इतने को हम लिखे हैं। तो प्लेन होगा वो 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रख ले तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन हो जाएगा। तो प्लेन 2 will be osculating plane at pxi if equation 2 has 3 point of contact यदि यह 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रख ले तब हमारा यही प्लेन ऑस्कुलेटिंग प्लेन कहा जाएगा। तो यह 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखे, उस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएं और तब लैम्डा की वैल्यू निकालें और तब उसको रखेंगे तो 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखने वाला प्लेन होगा। तो अब इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें। तो देखें इसमें टी के रिस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव करने जा रहे हैं। तो एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या कांस्टेंट है और क्या क्या वेरिएबल है, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो हमारा वेरिएबल होगा उसी का डिफरेंशिएशन होगा। ये एक्स आई क्या है आपका, वो पी का कोऑर्डिनेट है, यानी उस कर्व का एक पॉइंट हमारा पी है जिसका कोऑर्डिनेट x1 x2 x3 दिया। तो ये हमारा वेरिएबल नहीं है, एक पॉइंट आ गया पी, एक पॉइंट, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब यह एक्स आई जो है वही करेक्ट कोऑर्डिनेट है। जैसे x माइनस x1 करते हैं तो x1 कांस्टेंट हुआ लेकिन x हमारा वेरिएबल है, तो यह कैपिटल एक्स आई वेरिएबल और स्मॉल जो है वो एक पॉइंट है, इसलिए वो हमारा कांस्टेंट है। और यह डेल f1 बाई डेल एक्स आई, ये हमारा डायरेक्शन रेशियोज है नॉर्मल का। तो एक लाइन का जो डायरेक्शन रेशियोज है वो भी हमारा एक है, वो भी कांस्टेंट होगा। तो इसलिए ये भी कांस्टेंट, यह भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट ही है और यह भी कांस्टेंट। केवल हमारा वेरिएबल क्या है, कैपिटल एक्स, इसलिए जो डेरिवेटिव होगा उसी का डेरिवेटिव होगा और शेष जो होंगे वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। तब आप इसका डेरिवेटिव करें, तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपका कांस्टेंट है पहले आ जाएगा। तो यह डेल f1 और बाई डेल एक्स आई और यह एक्स डॉट आई, अब ये 0 हो गया, और प्लस यह लैम्डा, लैम्डा कांस्टेंट है। यही लैम्डा की डिफरेंट वैल्यू लिखेंगे तो एक पॉइंट जो दोनों टेंजेंट प्लेन के इंटरसेक्शन से जो लाइन मिला है उस लाइन से पास करने वाला ये इनफाइनाइट प्लेन होगा, और इनफाइनाइट प्लेन में जो 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रख लेगा वो हमारा ऑस्कुलेटिंग प्लेन हो जाएगा। तब हमने ये किया, और फिर यह डेल f2 और बाई डेल एक्स आई, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमको मिलेगा, उसका कोफिशिएंट है ये, तो ये बाहर आ जाएगा। तब यह x डॉट आई,
एक्स डॉट आई इज इक्वल टू 0। ए एक्स आई एक पॉइंट है, इसलिए वो हमारा समाप्त हो जाएगा। तो ये सरफेस कर्व हुआ, ये प्लेन हुआ, और ये तो 0 हुआ, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो और सेकंड डेरिवेटिव 0 हो, थर्ड डेरिवेटिव 0 ना हो, क्योंकि 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए थर्ड डेरिवेटिव 0 नहीं, उसके पहले के सब 0। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब इसका एक बार और डेरिवेटिव करें, तो ये 2 तक आया, इसको अब हमने 3 ले लिया। अब इसका एक बार और डेरिवेटिव करें, तो यह डेल f1 बाई डेल एक्स आई, ये तो डायरेक्शन रेशियोज है एक लाइन का, तो एक लाइन का डायरेक्शन रेशियोज उस लाइन के लिए कांस्टेंट हो गया। अब यह x डबल डॉट आई ऐसा हो गया, और प्लस यह लैम्डा डेल f2 और यह डेल एक्स आई एक्स डबल डॉट आई इज इक्वल टू 0। ये हमने 4 ले लिया। तो हमारा ये कर्व हुआ, उसके बाद से फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ और ये सेकेंड डेरिवेटिव हुआ, ये सब 0 देंगे। इसी से लैम्डा की वैल्यू को निकालें। तो आपको यह ध्यान होगा कि जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, और जिस पर 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखना होता है उसके कोऑर्डिनेट को रखते हैं, तो जो हमारा एक करंट कोऑर्डिनेट है उस पर अब हम स्मॉल रखेंगे, क्योंकि उस P पर हमको निकालना है सेकेंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव। तो इसको अब हम लिखेंगे, तो जहाँ जहाँ कैपिटल एक्स है वो हमको क्या दे देगा, वहाँ P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा जो हमारा स्मॉल एक्स आई है। तो इक्वेशन 2, 3, 4 gives at P xi is। अब देखें यहाँ जब कैपिटल एक्स को एक्स आई पर निकालेंगे तो ये 0, ये आइडेंटिटी आ गया, यानी 0 दूसरा है और इधर भी 0, तो 0 इक्वल टू 0 एक चीज हमको मिल गया। अब इसमें हम करेंगे तो यहाँ से यह डेल f1 अपान डेल एक्स आई और यह x डॉट आई अब स्मॉल में आ गए क्योंकि ये P पर हम निकाल रहे हैं, और प्लस यह लैम्डा डेल f2 बाई डेल एक्स आई और यह स्मॉल x डॉट आई इज इक्वल टू 0। इसमें रखा तो ये 0 दोनों साइड हो गया। अब आप देखें जो इक्वेशन 1 हम लोगों ने लिखा है उसकी हमको जरूरत पड़ेगी, और वहाँ भी हमने बताया था। तो वो क्या है इक्वेशन 1, उसको एक बार हम यहाँ लिख रहे हैं इक्वेशन 1 को, क्योंकि उसकी अभी जरूरत है। तो इक्वेशन 1 हमारा जो आया वो यही था कि डेल f1 अपान डेल एक्स आई एक्स डॉट आई और प्लस डेल ये वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0, और यही डेल f2 अपान डेल एक्स आई और x डॉट आई इज इक्वल टू 0। इसी को हमने 1 लिया था, इसी से हमने दिखाया था कि ये नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है। तब आप देखेंगे कि यह डेल f1 अपान डेल एक्स आई और ये x डॉट आई है, dx बाई dt था, तो ये हमारा dx बाई dt तो x डॉट। अब ये वैल्यू 0 है, तब आप जब इसमें जो हमारा ये फर्स्ट डेरिवेटिव करने पर आया तो ये वैल्यू 0 और ये अभी 0, तो इसका मतलब ये लैम्डा 0 से प्रोडक्ट हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये आइडेंटिटी आ गया, दोनों साइड सेटिस्फाई हो गया। लेकिन यहाँ से न तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल पाए और न ही यहाँ, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0, तो यहाँ तो लैम्डा की कोई वैल्यू रखे, हर वैल्यू के लिए ये जब 0 हो गया तो सेटिस्फाई हो गया। आपको लैम्डा का एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए। अब इसके बाद ये जो यहाँ से आया तो यह वैल्यू दिस इंप्लाई 0 प्लस लैम्डा 0 इज इक्वल टू 0। ये कहाँ से, फ्रॉम 1 विच इज आइडेंटिटी। ये हमारा आइडेंटिटी हो गया। आइडेंटिटी क्या कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड है वही हमारा राइट हैंड साइड है, ये आइडेंटिटी आ गया। तो पहले इक्वेशन से हमको लैम्डा नहीं निकल पाएगा, दूसरे से भी आइडेंटिटी आया नहीं निकला। अब इक्वेशन
4 देखें तो फ्रॉम 4 में कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों डेरिवेटिव की वैल्यू पहले को हमने पी पर किया तो कैपिटल एक्स ए एक्स डाट आई आ गया, ए एक्स डाट आई। तो चूंकि ये इक्वेशन 1 से ये 0 है तो यह 0 और ये भी 0 है, तो इसलिए आइडेंटिटी आ गया, लैम्डा नहीं निकल पाएगा। अब उसके बाद से दूसरे इक्वेशन को देखें, चौथा जो इक्वेशन इसमें दिया गया है, तब यह डेल F1 अपान डेल एक्स आई और एक्स डबल डॉट आई, एक्स डबल डॉट आई स्मॉल में हो गया है। ये हमारा करंट कोऑर्डिनेट उस कर्व के किसी भी पॉइंट का हो गया, और जब यह P का कोऑर्डिनेट रख दिया तो पर्टिकुलर उसके लिए आ गया, तो ये वैल्यू आ गया। और प्लस यहाँ से लैम्डा और डेल F2 अपान डेल एक्स आई और एक्स डबल डॉट आई इज इक्वल टू 0। अब देखें ये हमारा डेल F1 अपान डेल एक्स आई और एक्स डबल डॉट आई ये 0 नहीं है, ये भी हमारा 0 नहीं है, इसलिए यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या निकला, तो दिस इंप्लाई लैम्डा इज इक्वल टू माइनस डेल F1 अपान डेल एक्स आई और एक्स डबल डॉट आई, एक्स डबल डॉट आई ये आ गया, और अपान यहाँ से क्या आया डेल F2 अपान डेल एक्स आई और एक्स डबल डॉट आई ऐसा आ गया। अब यहीं से हमने लैम्डा की वैल्यू को निकाल लिया। अब एक बात को आप देखें कि यहाँ से डेल F1 अपान डेल एक्स आई और एक्स डबल डॉट आई है, और यहाँ डेल F2 है, डेल F2 अपान डेल एक्स आई एक्स डबल डॉट आई है। क्या ये एक्स डबल डॉट आई और एक्स डबल डॉट आई ये कैंसिल हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये हमारा आई पर समेशन है, डेल F1 अपान डेल x1 और इंटू एक्स डबल डॉट 1 प्लस डेल F1 अपान डेल x2 इंटू डेल एक्स डबल डॉट 2 और प्लस डेल F1 अपान डेल x3। तो ये सब में ये हमारा डेल F1 अपान डेल x1 और x डबल डॉट 1 प्लस यह डेल F1 अपान डेल x2 और x डबल डॉट 2 और यह प्लस डेल F1 अपान डेल x3 और यह x3 डबल डॉट और अपान यही चीज F2 के लिए करेंगे तो ये कैंसिल नहीं हो पाएगा। और यहाँ आपको दिखेगा कि ये कैंसिल हो पर क्यों नहीं दे रहा है, क्यों इसको बार बार लिखा जा रहा है, लेकिन ये समेशन में इसको शार्ट में लिखा गया था। ये वैल्यू हमारा x1 a1 x1 माइनस x1 प्लस a2 x2 माइनस x2 प्लस a3 x3 माइनस, उसी को हमने ai xi माइनस xi लिख लिया है। तो जब ये प्लस में रहेगा और यही अपान ये F2 के साथ प्लस में रहेगा तो ये डाट हमारा कैंसिल नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको ध्यान में रखा कि ऐसा नहीं कि सीधे इसको क्रॉस कर दे हमारा ये वैल्यू आ जाए तो रॉन्ग हो जाए। तो इसलिए इस चीज को हमने एक बार क्लियर किया कि ये कैंसिल होने वाला नहीं। अब इसी लैम्डा की वैल्यू को क्या करें, इस लैम्डा की वैल्यू को हम रख दें ये जो हमारा प्लेन का इक्वेशन है उसी में। तो यह लैम्डा की वैल्यू कब निकला है, जब यह प्लेन 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेटिस्फाई किया है तब। तो जो कंडीशन को सेटिस्फाई कराने पर लैम्डा की वैल्यू आएगा उसको रखेंगे तो उसी को सेटिस्फाई करने वाला प्लेन होगा, यानी लैम्डा की ये वैल्यू रखेंगे तो यह प्लेन 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखने वाला होगा, और जब 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखने वाला तो वही हमारा ऑस्कुलेटिंग प्लेन होगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ और लैम्डा की वैल्यू माइनस
तो ये हुआ लैम्डा की वैल्यू इतना आ गया, और तब यहाँ से डेल F2 अपान डेल xi, और यह xi माइनस स्मॉल xi, ऐसा हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको दूसरे साइड में ले जाएं, और ये इज इक्वल टू 0, ये 0 है तो दूसरे साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और जब ये प्लस हुआ तो इसको इधर ट्रांसपोज कर दें, इससे ये वैल्यू हमारा, तो यहां से 1 अपान डेल xi, और यह xi माइनस xi, ये वैल्यू। और इसी में इसको जब प्रोडक्ट करेंगे तो यह डेल F2 अपान डेल xi और x डबल डॉट i, और दूसरे तरफ प्लस हो जाएगा, यह डेल F2 अपान डेल xi, और यह xi माइनस xi, और ये इसमें बच जाएगा डेल F1 अपान डेल xi, और यह x डबल डॉट i, ऐसा हो गया। अब ये इक्वेशन हमको मिला। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि यह जो x डबल डॉट है, उस x डबल डॉट को हम चेंज करेंगे, x डबल डॉट को चेंज करेंगे सिंगल डॉट में। तो कैसे आएगा उसको हम दिखा रहे हैं आपको। इसको हमने इक्वेशन 4 तक किया था, इसको 5 कर दिया। अब एक ही वर्क करने जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में यदि आप लिख लें, ये वैल्यू, ये इसको, यह डेल F1 अपान डेल xi, और यह xi माइनस xi, ये वैल्यू। और तब ये केवल इतने को ही रखें, शेष को, और इक्वल टू डेल F2 अपान डेल xi, और यह xi माइनस xi अपान, जब यह लिखा तो ये वैल्यू इधर आ जाएगा, डेल F1 अपान डेल xi, और यहाँ से यह x डबल डॉट i, ये वैल्यू है। एक मिनट, इस फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये क्यों कर रहे हैं अभी आपको हम बता रहे हैं। ये जो हमारा सरफेस आया, और इसमें भी सरफेस को इधर कर लें, ये डेल F2 अपान डेल xi, और यह xi माइनस xi, ये वैल्यू। अब आपको यहाँ से मिला है डेल F1 अपान डेल xi, और यह x डबल डॉट i, और अपान यहाँ से ये वैल्यू डेल F2 अपान डेल xi, x डबल डॉट i। देखें क्यों किया गया। अभी हम लोगों ने सिर्फ ये किया कि लैम्डा की वैल्यू को निकाला था, उस लैम्डा को यहाँ रख दिया। अब रखने के बाद से हम क्या करें कि जो यह F1 xi माइनस xi है उसको एक तरफ कर लें, और ये डबल डॉट वाला है उसको एक तरफ कर लें। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखें इसमें हमारा x डबल डॉट आई है, इसका मतलब x को हमको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू को हम ये देखें कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव में बदल जाएगा क्या। यदि बदल जाएगा तो उससे ये होगा कि आपको एक बार ही उसका ये डेरिवेटिव करना होगा। तो वो चीज़ कैसे निकलेगा, ये अब हमने इसको 5 लिया। अब आप सेकंड डेरिवेटिव में कैसे बदलेगा, तो जो इक्वेशन 1 है उसी से ये वैल्यू आएगा। ये आप इसमें क्या कर लें कि एक बार इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करें पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। तो पहले को डिफ्रेंशिएट करें, तो ये 2 का प्रोडक्ट है। तो जब 2 का प्रोडक्ट, अब यहाँ हम एक पर्टिकुलर एक पॉइंट के लिए नहीं ले रहे हैं, ये हम सरफेस के किसी पॉइंट के लिए ले रहे हैं। तो ये हमारा पैरामीटर के टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। तो यहाँ से यह डेल F1
अपान या ये एक्स आई के रिस्पेक्ट में है और टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जब तक ये डिफरेंशिएशन एक्स के ही रिस्पेक्ट में होगा क्योंकि एक्स का फंक्शन है, तब हम क्या कर लेंगे कि यह डेल टू एफ वन डेल टू एफ वन डेल एक्स आई डेल एक्स जे और डी एक्स जे अपान डी टी एक्स डॉट आई। अब समझे इसको क्या किया गया, ये दो का प्रोडक्ट है और कर रहे हैं इसको, ये हमारा x1 x2 x3 यानी एक्स आई का एक फंक्शन है। अब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टी के पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, तो दो का प्रोडक्ट है, पहले को डिफरेंशिएट करें दूसरे को रखें और पहले को रखें दूसरे को डिफरेंशिएट करें। तो जब हम पहले को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये x का फंक्शन है, तो ये x के रिस्पेक्ट में हमारा डेरिवेटिव है, तो यह x के ही रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव होगा और जिसके रिस्पेक्ट में x के करेंगे उसको t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसका फिर dt के रिस्पेक्ट में कर लिया जाएगा। तो यदि हम यहाँ एक्स जे लिखेंगे तो डी एक्स जे बाई डी टी, यदि यहाँ डेल एक्स यम लिखेंगे तो डी एक्स यम बाई डी टी, यानी ये एक्स का फंक्शन है तो एक्स के ही रिस्पेक्ट में इसका सेकंड डेरिवेटिव होगा, लेकिन कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसी को फिर टी के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे कि प्लस ये पहले को अब रहने दें डेल एफ वन अपान डेल एक्स आई और यह पैरामीटर टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, तो यह एक्स डबल डॉट आई इज इक्वल टू 0 ऐसा आपको मिलेगा। पहले को डेरिवेटिव किया तो ऐसा है। अब आप क्या कर रहे हैं कि इसमें फिर अब दूसरे वाले को करें, तो दूसरे वाले को जब करेंगे तो सेम यही ये डेल टू एफ टू अपान डेल एक्स आई और यह डेल एक्स जे और डी एक्स जे बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट किया और तब यह एक्स डॉट आई ये रह गया प्लस और पहले को रहने दें डेल एफ टू अपान डेल एक्स आई और यह एक्स डबल डॉट आई इज इक्वल टू 0, यानी इसको भी टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो ये आया, इसको भी टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो ये आया। अभी हम ला क्यों रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो आप देखें ये जो वैल्यू हमारे पास है डेल एफ वन अपान डेल एक्स आई एक्स डबल डॉट आई, डेल एफ वन अपान डेल एक्स आई एक्स डबल डॉट आई, इसको एक साइड में कर लें और यह डेल एफ टू अपान डेल एक्स आई और एक्स डबल डॉट आई इसको एक तरफ कर लें। इस रेशियो की वैल्यू निकालें तो यहाँ से आप देखेंगे जो ये 2 टाइम डेरिवेटिव हुआ है वो केवल एक्स डॉट जे एक्स डॉट आई, तो ये केवल फर्स्ट टाइम ही डेरिवेटिव हो गया। तब हमको जो क्वेश्चन इस पे निकालना होगा तो हमको 2 बार उसको डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब हम क्या करेंगे, ये सेकंड डेरिवेटिव का यह रेशियो फर्स्ट डेरिवेटिव के टर्म में लिखें, तो उसके लिए क्या कर लें कि इसको आप एक साइड में रखें और इसको एक साइड में, तो यहीं से हम लिख सकते हैं डेल टू एफ वन अपान डेल एक्स आई डेल एक्स जे ये वैल्यू और यह एक्स डॉट आई एक्स डॉट जे, टी के रिस्पेक्ट का मतलब डॉट से लिख लेते हैं, तो चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है बीच में कोई जब वेक्टर के बीच में कोई यहाँ ऑपरेशन नहीं आता तो अंडरस्टूड और डॉट है और डॉट कम्यूटेटिव है तो एक्स डॉट आई लिखें एक्स डॉट जे चाहे एक्स डॉट जे एक्स डॉट आई, उससे उसकी वैल्यू में परिवर्तन नहीं होगा, तो ये वैल्यू और इज इक्वल टू अब ये जो है उसको दूसरी तरफ तो माइनस या डेल एफ वन अपान डेल एक्स आई और एक्स डबल डॉट आई इसको इधर किया और फिर अपान दोनों का रेशियो हमको निकालना है, दोनों वैल्यू का रेशियो, तो ये इसको इधर कर लें इसको इधर कर लें और दोनों को डिवाइड कर दें, तब यह वैल्यू डेल टू एफ अपान डेल एक्स आई डेल एक्स जे ए और यह एक्स डॉट आई एक्स डॉट जे ये आ गया और इसकी वैल्यू
यानी ए लेफ्ट हैंड साइड में जो रहा उसको डिवाइड किया, जो राइट हैंड साइड में उसको डिवाइड किया, तो ये इधर आया, तो यह वैल्यू ये इधर आया, तो माइनस डेल F2 अपॉन डेल XI x डबल डॉट आई, ये माइनस माइनस ये दोनों आपका प्लस हो गया। तब आपने क्या देखा कि जो ये रेशियो सेकंड डेरिवेटिव में है, डेल F1 अपॉन डेल XI x डबल डॉट आई, डेल F1 अपॉन डेल XI x डबल डॉट आई अपॉन डेल F2 अपॉन डेल XI x डबल डॉट आई, इस रेशियो को हम इतना लिख सकते हैं। तो अब ये हमारा सेकंड टाइम डेरिवेटिव है, लेकिन इसमें हमारा केवल ये x में फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव रहा। तब हम क्या करेंगे कि इसी वैल्यू को हम किस में रख दें, जो इक्वेशन 5 है। तो हमने क्या किया, ये जो 5 था इसमें जो सेकंड टाइम के डेरिवेटिव थे उसको एक साइड में कर लिया, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, लेकिन कहाँ से निकालेंगे कि जो हमारा इक्वेशन 1 है, जो डेल F1 अपॉन डेल XI x डॉट आई 0, ये F1 के लिए यहाँ से हमने दिखाया कि ये टेंजेंट का डायरेक्शन रेशियो जो है नॉर्मल का है, और इसको एक बार t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लिया, और जो सेकंड डेरिवेटिव है x में उसको एक तरफ इसमें भी एक तरफ इसमें भी, इसमें जो केवल x में फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका, और तो दोनों को डिवाइड कर लिया। तो डिवाइड किया तो हमको ये चीज यहाँ से मिल गई। अब इसी वैल्यू को इसमें हम रख दें, तो पुटिंग, अब इसको 6 कर ला, तो फ्रॉम 6 इक्वेशन 5 कैन बी रिटन एज इक्वेशन 5 कैन बी रिटन एज, अब ये वैल्यू लिखें तो यही वैल्यू है, यानी यह डेल F1 अपान डेल XI, और यह XI माइनस XI अपान, और फिर देखें ये वैल्यू है डेल F2। अब इसकी वैल्यू जो है उसको हम लिख दें, अभी हम मिटाएंगे, ये डेल F1 अपान यही वैल्यू x डबल डॉट आई, तो ये वैल्यू इधर आया, इसका डेल 2 F1 अपॉन डेल XI x डॉट आई x डॉट जे, इसका रेशियो यह डेल 2 F2, और यहाँ से डेल XI x डॉट आई x डॉट जे, ये इसकी जो वैल्यू था वो हमने लिख लिया। अब इसको हमको मिटाना था, इसलिए उसकी वैल्यू को लिख लिया। तो यह रेशियो लिखे हैं, ये हमारा था डेल F1, यही वैल्यू था, तो इसको यहाँ लिखा। अब इसकी वैल्यू ये डेल F2 अपान डेल XI, और यह XI माइनस XI, ये वैल्यू है। अब आप क्या कर लें कि जो F1 सरफेस है और F2 है, इन दोनों को ऊपर ले जाए, तो इसको यहाँ ले जाए, इसको यहाँ ला, तो यहाँ से दिस इम्प्लाई, अब इस इक्वेशन का वर्क हमारा हो चुका है। तब हमको मिल गया यह डेल F1 अपान डेल XI, और यह XI माइनस XI अपान इस F2 को, सरफेस को दोनों को ऊपर रखें, तो ये जो आया डेल 2 F1 अपान डेल XI XJ है, ये सेकेंड डेरिवेटिव है, तो ये देखें यहाँ से XI XJ है, XI XJ, यह XI XJ, इसके साथ यही वैल्यू आया है XI XJ, तो ये आ गया। अब इसको इधर लाना, तो डेल 2 F1 और डेल XI डेल XJ और x डॉट I x डॉट J, अब इस सरफेस को ऊपर ले जाए, तो यह डेल F2 और अपान डेल XI माइनस स्मॉल xi, और अपान इसका जो बचा हुआ है डिनोमिनेटर में रहने,
तो डेल टू F2 डेल एक्स आई डेल एक्स जे और एक्स डॉट आई एक्स डॉट जे, ऐसा आता है। अब ये जो हमको मिला वो यह ऑस्कुलेटिंग प्लेन का इक्वेशन आया जब हमारा दो सरफेस के इंटरसेक्शन में यदि कर्व दिया गया हो तो कंप्लीट जो हम लोगों ने किया वो क्या किया कि दो सरफेस थे, दोनों के इंटरसेक्शन से कर्व मिला, इस कर्व पर एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट पर एक टेंजेंट प्लेन और दूसरे सरफेस पर भी टेंजेंट प्लेन, ये दोनों टेंजेंट प्लेन के इंटरसेक्शन से एक पी से होता हुआ हमको लाइन मिलेगा। अब एक लाइन से इनफाइनाइट प्लेन होते हैं तो पहला टेंजेंट प्लेन प्लस लेमडा, दूसरा टेंजेंट प्लेन इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि यही जो प्लेन आया वो 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेगा तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन हो जाएगा। तो 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का हमने कंडीशन रखा और उस कंडीशन की वैल्यू को हमने P पर लाया, जहाँ जहाँ करंट कोऑर्डिनेट कैपिटल XI था उसको स्मॉल XI किया और उसी से लैम्डा की वैल्यू को निकाला। और वह लैम्डा की वैल्यू जो पहला टेंजेंट प्लेन प्लस लैम्डा दूसरा टेंजेंट प्लेन था उसी में उस लैम्डा की वैल्यू को रख दिया। जब वो आ गया तो हमारा रिक्वायर्ड ऑस्कुलेटिंग प्लेन आ गया, लेकिन उसमें एक मॉडिफिकेशन करना था। वो ये था कि हमारा उसमें एक्स डबल डॉट आई है, अब हमको उसको फर्स्ट डेरिवेटिव में रिप्लेस करना है। तो वो वैल्यू हम कैसे लाएंगे, तो जो इक्वेशन 1 था हमारा उसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें और सेकेंड डेरिवेटिव डॉट में जो सेकेंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू को फर्स्ट डेरिवेटिव के टर्म में निकाल करके यहाँ रख दें और रखने के बाद तब दोनों सरफेस को ऊपर ले लें, शेष वैल्यू को नीचे निकले, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये आर्टिकल कंप्लीट हुआ। फिर शेष देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, उसको फिर नेक्स्ट वीडियो